नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साउथ दौरे से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। ये दौरा लोकसभा चुनाव के लिए साउथ साधने की ओर इशारा कर रहा है। आज पीएम मोदी हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। आपको पूरी जानकारी डिटेल में आगे देंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए साक्षी का रुख करते हैं। तो देखिए, दूसरी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। अब आगे क्या होगा इसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते तीसरी खबर का प्रीति के साथ। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, नीरव मोदी और विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक भगोड़े कारोबारियों को भारत लाने के लिए सीबीआई, ईडी और एनआईए की उच्च स्तरीय टीम ब्रिटेन जाएगी। तो इसका मतलब चुनाव से पहले पीएम मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक लगने वाला है। और चौथी बड़ी खबर आपको आयुष बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर में बताएंगे आपको कि क्या सिद्धू पंजाब में गठबंधन को बंधने नहीं देंगे या कांग्रेस सिद्धू का ही खेल हो जाएगा। सिद्धू के आप पर लगाए आरोपों पर बीजेपी ने भी कांग्रेस से सवाल पूछा है। क्या समीकरण है आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगे शिखा ठाकुर। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ सत्ता की हैट्रिक नहीं लगाना चाहती। बीजेपी चाहती है कि दक्षिण का जो दुर्ग है वो भेदकर 400 सीटों के आंकड़े को पार किया जा सके, और इसके लिए 24 के महासमर में महायोद्धा मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ साउथ के दौरे शुरू कर दिए हैं। पीएम मंगलवार से 2 दिवसीय केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। 2 हफ्ते के अंदर ये उनका दूसरा दक्षिण का दौरा है। आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी इस वक्त दक्षिण भारत के राज्यों में अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। साथ ही दक्षिण के लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है और इस रणनीति को जमीन पर उतार रहे हैं खुद नरेंद्र मोदी। 2019 में कर्नाटक तेलंगाना को छोड़कर बीजेपी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। रणनीति ये है कि पीएम मोदी 5 दक्षिण के राज्यों में चुनाव प्रचार में काफी समय देंगे और आने वाले 2 महीनों में वहां कई विकास योजनाएं शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत साल 2024 के शुरुआती 2 हफ्तों में ही दिख गई। एक तरफ उत्तर भारत में तो बीजेपी को 2019 में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गजब की सफलता मिली थी, लेकिन जैसे ही दक्षिण के राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि यहाँ बीजेपी को कांग्रेस नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा कड़ी चुनौती मिलती है। दक्षिण भारत के राज्यों में कुल 131 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17 है, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। वहीं एक लोकसभा सीट पुडुचेरी और लक्षद्वीप में है। बात अगर पार्टियों के प्रदर्शन की करें तो इन 131 सीटों में से बीजेपी 2019 में सिर्फ 29 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस का आंकड़ा बीजेपी से भी कम था। कांग्रेस को महज 27 सीटों से संतोष करना पड़ा था, लेकिन क्षेत्रीय दलों के खाते में कुल 75 सीटें लगभग गई थी। वाईएसआर कांग्रेस को इन चुनाव में 22 सीटें मिली थी। डीएमके को 24 सीट, टीआरएस को 9 सीटों पर जीत मिली थी। दक्षिण राज्यों में भी बीजेपी 2019 में कांग्रेस से आगे थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से पिछड़ गई। अब परिस्थितियां और बदल गई हैं। कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है, तो बीजेपी की चुनौतियां और बढ़ी भी हैं। पीएम ने इसी साल तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप का दौरा किया था। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, दक्षिण के इन 3 बड़े राज्यों में लोकसभा की कुल 84 सीटें हैं, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई, और यही कारण है कि पीएम मोदी 2024 चुनाव के पहले लगातार साउथ में जोर लगा रहे हैं। 2023 के अंत से ही पीएम मोदी के मिशन साउथ का आगाज हो गया था। अब जरा इन 4 तस्वीरों पर नजर डालिए। पीएम मोदी हाल ही में केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर थे। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी का रोड शो था। इस रोड शो को लेकर लोगों में उत्साह दिखा था। पीएम ने इस दौरान तिरुचिरापल्ली को एयरपोर्ट की सौगात दी। पीएम लक्षद्वीप गए, वहां की तस्वीरें साझा कर लोगों को लक्षद्वीप की सुंदरता से वाकिफ कराया। इन सब से पहले पिछले साल 25 दिसंबर को पीएम आवास पर क्रिसमस को लेकर भी कार्यक्रम किया गया। गौरतलब है कि साउथ में एक बड़ी आबादी क्रिश्चियन समुदाय की है और कई सीटों पर
ईसाई आबादी किंगमेकर भी है। पीएम मोदी के इस आयोजन को सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ और मिशन साउथ से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना है कि पीएम मोदी के एक के बाद एक दक्षिण भारतीय राज्यों के दौरे से बीजेपी के लिए किस तरह की सियासी जमीन तैयार होती है। क्या पार्टी के लिए सियासी बंजर मानी जा रही जमीन पर कमल खिलाने में पीएम मोदी कामयाब होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि ये एक प्राचीन मंदिर के ऊपर बनी हुई है जिसे तोड़ दिया गया था। हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में मस्जिद के सर्वे की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मंगलवार की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उनके द्वारा कहा गया है कि इस मामले में कुछ कानूनी मुद्दे सामने आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही मस्जिद कमेटी के वकील तस्नीम अहमदी ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एक कमिश्नर तैनात करने के लिए कहा था। आपको यह भी बता दें कि कमिश्नर को मस्जिद के सर्वे की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद बेंच ने कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट में दिए गए अस्पष्ट आवेदन पर सवाल उठाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकील श्याम देवान से कहा कि क्या कोई आवेदन इस तरह से दायर किया जा सकता है। सवाल किया, कमिश्नर की नियुक्ति के लिए अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं, ये भी कि आप कमिश्नर से क्या करवाना चाहते हैं। इस पर गौर करने के लिए सब कुछ कोर्ट पर नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। 14 दिसंबर साल 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने स्थानीय अदालत की निगरानी में मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करवाने का आदेश भी दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि यहां पर एक समय में मंदिर बना हुआ था। इस मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि एक प्राचीन मंदिर के ऊपर बनी है जिसे तोड़ दिया गया था। अब इसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में मस्जिद के सर्वे की मांग भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य याचिकाकर्ताओं से जवाब देने को कहा है। अब 23 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। नजरें लगातार अगली सुनवाई पे बनी हुई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डीप फेक मामले पर सरकार का बड़ा फैसला। 7 दिनों में नए आईटी नियम जारी होंगे। ये कहा क्या है, नए नियमों में डीप फेक मामले में कार्रवाई होगी। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में चिंता जाहिर कर चुके थे। और क्योंकि अब नया जो वीडियो है हमने देखा वो सचिन तेंदुलकर का सामने आया था, जिसको लेकर एक बार फिर से लोगों के जहन में तमाम सवाल उठने लगे हैं। डीप फेक के जो मामले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले तमाम एक्ट्रेस के हमने देखे कि डीप फेक वीडियो बनाए गए और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इसी पूरे मामले पर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। 7 दिनों में नए आईटी नियम जारी होंगे, ये सरकार ने कहा है। नए नियमों में डीपफेक मामले पर तेजी के साथ कार्रवाई होगी। हालांकि यह चिंता का विषय है, जिस तरीके से डीपफेक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि दुरुपयोग किया जा रहा है। कई ऐसे केसेस सामने आए थे जहां पर लोगों को डीपफेक के जरिए ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। लेकिन अब एक और मामला सचिन तेंदुलकर का कल सामने आया। सोशल मीडिया पर उसको लेकर चर्चा हो रही थी। खुद सचिन तेंदुलकर सामने आया और उन्होंने ये कहा कि ये उनका डीपफेक वीडियो है, यानी कि वो भी इसके शिकार हो गए। तो आप समझिए किस तरीके से आम जनता डीपफेक का शिकार हो सकती है और इसको लेकर अब सरकार सख्त है। और बड़ी जानकारी, राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। देश भर की लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटेगी बीजेपी। 8 बड़े नेताओं के जिम्मे होगी 25 सीटों की जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर है, जेपी नड्डा राजस्थान और तमाम प्रदेशों को लेकर लगातार रणनीति बना रहे हैं। इसी सिलसिले में जेपी नड्डा राजनाथ सिंह और शाह को सौंपेंगे रिपोर्ट। विधानसभा वार समीक्षा का काम शुरू होगा। बड़ी और अहम खबर, दरअसल आज जेपी नड्डा ने बैठक भी की है। देश के अलग अलग हिस्सों को क्लस्टर वाइज बांटकर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में राजस्थान की 25 सीटों को लेकर भी 8 बड़े चेहरों को क्लस्टर्स का इंचार्ज बनाया जा रहा है। इसमें तमाम नामों का जिक्र आप देख रहे हैं। अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। जोगेश्वर गर्ग से लेकर कई बड़े चेहरे इसमें दिख रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी भी जिम्मा संभालेंगे क्लस्टर का।
और इसी तरह से प्रदेश पदाधिकारी कभी रहे प्रसन्न चंद्र मेहता, उनको एक बार फिर से मुख्य धारा में लाने की कोशिश। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चुनाव जरूर हार गए, लेकिन उनको जिम्मेदारियां दी जा रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के हाथ भी जीत नहीं लगी, उनको भी सतीश पुनिया को भी एडजस्ट किया जाएगा इसी तरह से। और पूर्व राज्यसभा सांसद अरुण चतुर्वेदी को भी क्लस्टर का जिम्मा दिया जाएगा। तो तमाम बड़े नेता जो या तो संगठन से दूर हैं या चुनाव में हार का सामना करना पड़ा जिनको, उनको जिम्मेदारियां दी जा रही है। और साथ ही वरिष्ठ नेता जो है पार्टी संगठन के राजस्थान से जुड़े हुए, उनको भी क्लस्टर्स का जिम्मा सौंपा जाएगा, इंचार्ज बनाया जाएगा। सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़, प्रसन्न चंद्र मेहता, इसी तरह से कुल 8 बड़े नाम। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया, ये 2 बड़े दिग्गज जिनको चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी, इनको भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अरुण चतुर्वेदी, पूर्व राज्यसभा सांसद, भी क्लस्टर का जिम्मा संभालेंगे। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए 24 के फाइनल से पहले पीएम मोदी ऐसी पिच पर खेलने जा रहे हैं जो शायद भारत में इस बार मोदी लहर नहीं आंधी लेकर के आएगी। राम मंदिर के बाद अब भगौड़ों को भी घर वापसी करवाएगी मोदी सरकार। मतलब अब बहुत जल्दी भगौड़े भारत की जेल में बंद होंगे। भारत सरकार भगौड़े अपराधियों को लंदन से लाने की तैयारी कर रही है। इसमें बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या, हीरा कारोबारी नीरव मोदी और आर्म्स डीलर संजय भंडारी का नाम शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, सीबीआई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम लंदन जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसर्स की टीम और ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन के बीच लंदन में मीटिंग शेड्यूल्ड है। इस मीटिंग में ब्रिटेन के ऑफिसर भी शामिल होंगे। इसमें भारत के अधिकारी ये जानकारी जुटाएंगे कि इन भगौड़े अपराधियों ने लंदन और अन्य देशों में कौन सी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाया और कहां-कहां ट्रांजैक्शंस किए। भारत और ब्रिटेन के बीच आपस में जानकारियां साझा करने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी MLAT है और इसी संधि के तहत भगौड़े आर्थिक अपराधियों को लेकर के दूसरे देश से इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को यूके से लाया जाना है और तीनों ने ही खुद को भारत भेजने से रोकने के लिए लंदन की कोर्ट में अपील किया है। ईडी तीनों की भारत में प्रॉपर्टीज अटैच कर चुकी है और अब तक विजय माल्या और नीरव मोदी की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को बेच करके पैसा भी वसूला गया और इसे बैंकों को वापस भी कर दिया गया है। आपको यहां बताना जरूरी है कि विजय माल्या 2016 में ब्रिटेन भाग गया। माल्या पर बैंकों की 9,000 करोड़ की देनदारी है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है, तो एक पाई वसूल की जाएगी। तो ये खुद होने वाले होते तो भागते ही क्यों? क्योंकि अगर ये दे पाते तो ये भारत नहीं छोड़ते और इसलिए अब भारत की जेल की हवा ये खाएंगे तो फिर सब समझ आएगा। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और आप कहीं भी भाग जाए, लेकिन मोदी दुनिया के किसी भी कोने से इन तमाम लोगों को ढूंढकर भारत वापस लाएंगे। आंध्र प्रदेश में भाई वर्सेस बहन, शर्मिला क्या कांग्रेस के लिए साबित होंगी? तुरुप का इक्का बड़ा सवाल। जगन को सत्ता तक पहुंचाने में शर्मिला की भूमिका रही है। सियासत ने दोनों भाई बहन को खड़ा किया एक दूसरे के खिलाफ। हाल ही में शर्मिला ने थामा है कांग्रेस का दामन। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ ही होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। कर्नाटक, तेलंगाना के बाद में कांग्रेस की नजर आंध्र प्रदेश पर। जी रुद्र राजू के इस्तीफे के बाद शर्मिला को कांग्रेस सौंप सकती है कमान। कांग्रेस ने बनाई शर्मिला पर दांव खेलने की रणनीति।